हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। आज हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो जूलॉजी का सिलेबस दिया है, आज हम इस जूलॉजी के सिलेबस यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके जूलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आज हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन तथा रेगुलेशन में यानी कि जीन रेगुलेशन में, जीन एक्सप्रेशन में भाग लेती है। ठीक, तो आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं क्योंकि यह आरएनए के सीक्वेंस को रीड करके एक फंक्शनल प्रोटीन यानी कि एमआरएनए बनाता है जिससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए पॉलीमरेज एक पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज हुआ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यह एक रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए बनाने के लिए। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, जो आरएनए डीएनए के द्वारा, डीएनए के टेम्पलेट द्वारा बनाया जाता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करती है। ठीक, यानी कि डीएनए के टेम्पलेट पे वह अमीनो एसिड के सीक्वेंस को रीड करते हुए एक नए चेन के रूप में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाती है जो एक फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो या तो न्यूक्लियस में होगा या तो साइटोप्लाज्म में होगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन, ठीक, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए तथा आरएनए, फॉर्मेशन तो तीनों को होता है बट फंक्शन केवल एमआरएनए का होता है। तो जब फॉर्मेशन होता है यानी कि जो आरएनए बनते हैं वो अगर न्यूक्लियस में बन रहा है तो वो प्रोकैरियोट में होगा। यानी कि अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है पॉलीमरेज द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा अगर बन रहा है आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, तो वह साइटोप्लाज्म में हो सकता है या फिर न्यूक्लियस में होगा। अगर न्यूक्लियस में होगा तो प्रोकैरियोट सेल में होगा, अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो वो यूकैरियोटिक सेल में होगा। यानी कि सीधी बात ये होगी कि आरएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए टेम्पलेट द्वारा जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो अगर न्यूक्लियस में बन रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो वो यूकैरियोटिक सेल में होगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा एक प्रोटीन यानी कि एमआरएनए का निर्माण होगा। ठीक, और अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो वो यूकैरियोट में होगा। ठीक, इतनी बात शायद समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी सैमुअल वाइस तथा लिनार्ड ने मिलके की थी। ठीक, इन्होंने सन 1959 यानी कि 1959 में खोजा था, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। एक बार फिर से देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय सैमुअल, ठीक, सैमुअल एंड लिनार्ड, जो ग्लैंड स्टोन है। ठीक, इन्होंने 1959 ईस्वी में यानी कि 1959 में खोजा था, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये दो डायग्राम दिख रहा होगा, एक कोर एंजाइम का, एक होलो एंजाइम का, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 6 सब यूनिट का मिलकर बना होता है। ठीक, अभी इस दोनों डायग्राम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग होलो एंजाइम के बारे में जान लेते हैं, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज, इस डायग्राम के बारे में। ठीक, तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह 6 सब यूनिट का मिलके बना होता है। ठीक, देखिए इसमें 6 सब यूनिट आपको दिखा दें। पहला
ये अल्फा सब यूनिट, ये अल्फा सब यूनिट, यानी कि दो अल्फा सब यूनिट जो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। कई कई बुक में आपको अल्फा तथा अल्फा डैश देखने को मिलेगा, तो उसको देख के आप लोग घबराइएगा नहीं। तो क्या होता है कि इसमें दो आइडेंटिकल यानी कि दो समान अल्फा सब यूनिट होता है, ठीक, और एक बीटा डैश होता है और एक बीटा होता है। यानी कि बीटा बीटा डैश का मतलब क्या है, जो बीटा डैश होता है वो थोड़ा बीटा से छोटा होता है, ठीक, और जो बीटा डैश होता है वो बीटा डैश छोटा होता है और बीटा बड़ा होता है। और एक बीच में ओमेगा पाया जाता है, और एक यूनिट और होती है जो टर्मिनेशन में इन्वॉल्व लेती है, जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, यानी कि ये। अब आगे देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो कि मतलब 6 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट होते हैं, ठीक, एक बीटा सब यूनिट और एक बीटा डैश सब यूनिट और 1 ओमेगा सब यूनिट, और उसी के साथ एक सिग्मा फैक्टर सब यूनिट होता है। कुल मिला के 6 सब यूनिट पाए जाते हैं। जो इट इज मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। इट का मतलब आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या करता है, ये एक मेन एंजाइम के रूप में इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो डीएनए से डिफरेंट टाइप के आरएनए बनाने में निर्माण करता है। वो आरएनए एमआरएनए भी हो सकते हैं, टीआरएनए भी हो सकते हैं और आरआरएनए भी हो सकते हैं, परंतु हम यहाँ पे आरएनए की बात कर रहे हैं। इट इज मेन एंजाइम, यानी कि होलो एंजाइम इज द मेन एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। इट इज इन प्रोकैरियोट्स में, यानी कि प्रोकैरियोट में या फिर बैक्टीरिया में सिंगल आरएनए, केवल एक आरएनए, कौन सा, एमआरएनए। पॉलीमेरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमेरेज रिस्पांसिबल होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो एक आरएनए होता है जो सिंगल टाइप का है, यानी कि डीएनए में सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर बैक्टीरिया में सिंगल आरएनए क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिस्पांसिबल होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। वह आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए हो सकते हैं, ठीक। देखिए आरएनए पॉलीमरेज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए सच एज एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, बट प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये तो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, बट इन यूकैरियोटिक सेल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज रिस्पांसिबल होता है आरएनए, मतलब आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए बनाने के लिए। जो आरएनए फर्स्ट, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, वो राइबोसोम यानी कि आरआरएनए बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जो कि एमआरएनए फॉर्मेशन में रिस्पांसिबल होता है, भाग लेता है, और जो आरआरएनए होता है वो आरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर टीआरएनए। आगे देखते हैं, जो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी हाई, लगभग 49,000 डाल्टन, एंड 49,000 डाल्टन इसका वेट होता है। द कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। जब आरएनए पॉलीमरेज में 6 सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं होलो एंजाइम, जो एक आरएनए पॉलीमरेज यानी कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज होता है। द आरएनए पॉलीमरेज इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है एंड कंपोज्ड ऑफ 6 सब यूनिट, जो 6 सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से जाना जाता है। सच एज 2 आइडेंटिकल सब यूनिट, जैसे पिछले हम बताया है 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं अल्फा के, ठीक, उसके बाद बीटा और बीटा डैश होता है, ओमेगा होता है, सिग्मा होता है। द होल एंजाइम ओवर आरएनए पॉलीमरेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट। जो होलो एंजाइम होता है उसे 2 भाग में बांटा गया है। अब हम उस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। देखिए जब अल्फा
और अल्फा, यानी कि 2 अल्फा सब यूनिट आइडेंटिकल होंगे और एक बीटा डैश और ओमेगा। जब ये पांचों सब यूनिट आपस में होते हैं तो इसे कहते हैं कोर एंजाइम। और जब इस कोर एंजाइम के साथ में सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाता है इसे कहते हैं होलो एंजाइम। यानी कि जब अल्फा, 2 अल्फा आइडेंटिकल, एक बीटा और एक बीटा डैश तथा साथ में ओमेगा हो उसे कहते हैं कोर एंजाइम। यानी कि जब 5 सब यूनिट हो तो उसे कहते हैं कोर एंजाइम। जब उस कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच्ड हो जाता है तो उस टाइम 6 सब यूनिट बन जाते हैं जिसे हम होलो एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बताया गया है द कोर एंजाइम इज कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट। यानी कि जो कोर एंजाइम होते हैं 5 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया। तो आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट होते हैं, तो समान अल्फा सब यूनिट होते हैं, एक बीटा होता है, एक बीटा डैश होता है एंड एक ओमेगा होता है। जो अनबाइंडिंग डीएनए के को अनबाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्यों करता है? ताकि अनबाइंडिंग के साथ डीएनए एमआरएनए का सिंथेसिस कर पाए। यानी कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो कोर एंजाइम होता है वो डीएनए के साथ जुड़ के ज्वाइंट होके उसके पॉइंट को, यानी कि डीएनए के डबल हेलिक्स डीएनए को ओपन कर देता है और उसके साथ जुड़ के वहाँ पे एमआरएनए यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक। और जो सिग्मा फैक्टर होता है इट हेल्प इन रिकॉग्नाइज ऑफ अटैचमेंट साइट ऑफ प्रमोटर रीजन टाटा बॉक्स और डीएनए स्ट्रैंड। और जो अल्फा फैक्टर होता है वो प्रमोटर रीजन पे होता है, यानी कि टाटा बॉक्स वाले पोर्शन पे होता है डीएनए के। डीएनए में कई ढेर सारे पार्ट होते हैं, जैसे आप मान लीजिए डीएनए है तो यहाँ पे प्रमोटर रीजन हो गया, इंट्रान एक्सान और यहाँ पे यूटीआर, दोनों तरफ यूटीआर पाया जाता है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको मैंने अपने पिछले क्लास में कवर किया था, उसको मैंने डिटेल से बताया था, यानी कि जीन एक्सप्रेशन वाले टॉपिक पे। ठीक। तो इस तरह से यह आपका आरएनए पॉलीमरेज खत्म होता है। अब हम आगे जो है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा अगला टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मशीनरी, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें डीएनए किस तरह से अनबाइंडिंग करता है, क्या क्या फंक्शन करता है। इस टॉपिक को हम ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाले टॉपिक पे कवर करेंगे। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एक फैक्टर होता है जो सीक्वेंस को अनबाइंड करके बाइंड करके, मतलब बाइंड को अनबाइंडिंग करके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो देखते हैं क्या बोलती है हमारी डिफिनीशन। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ऐसे फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को यानी कि बनने की दर को कंट्रोल करे उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मशीनरी। ठीक। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो डीएनए से, यानी कि डीएनए से आरएनए में जाते हैं, यानी कि एमआरएनए में जाते हैं बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, और एक डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड होके वह कार्य करता है, जिससे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक। दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं क्या बोलती है। दोज प्रोटीन, यानी कि वे सब प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि किसी कार्य के लिए। ठीक। बाय बाइंडिंग विथ डीएनए, जो डीएनए के साथ बाइंड होता हो। ठीक। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसे कहते हैं, यानी कि दोज प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन प्रोसेस, यानी कि वो रेगुलेट करेगा कि एमआरएनए कैसे बन रहा है डीएनए के द्वारा, उसे कहते हैं हम लोग
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, दस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक को हम टर्न ऑन तथा टर्न ऑफ बोलते हैं। यानी कि बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग को हम लोग टर्न ऑन तथा एंडिंग को टर्न ऑफ भी बोलते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 10 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा हमारा, ठीक, वो mRNA तथा प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि डीएनए के डिपेंडेंट डीएनए यानी कि डीएनए के एक टेम्पलेट जो एक सेंस तथा दूसरा नॉनसेंस की तरह कार्य करता है, जो सेंस की तरह कार्य करता है, उसी के द्वारा हमारा आरएनए पॉलीमरेज उस पर वर्क करता है, जिससे mRNA तथा प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये एक ऑर्गेनिज्म की नहीं बल्कि ऑल ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोसेस होता है। तो लगभग 1600 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। यानी कि इन ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर 1600 यानी कि 1600 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर फाउंड इन ह्यूमन जीनोम। यानी कि ह्यूमन के जीनोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन, यानी कि ह्यूमन के विभिन्न यानी कि सभी जीन को मिला करके लगभग 1600 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर प्रोटीन। सभी जो फैक्टर होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसकी बात की जाए, आरएनए पॉलीमरेज की। यानी कि सभी आरएनए प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन आरएनए नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 10 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यानी कि जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वर्क को परफॉर्म करते हैं, जिससे रेगुलेट करते हैं, वो आरएनए के द्वारा किया जाता है। यानी कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन डिफरेंट टाइप के आरएनए से यानी कि जीन से बनता है। Coordination to direct cell division, cell growth and cell death through like a migration and organism during embryonal development controlled by transcription factor by specific type of protein। यानी कि जो ये डायरेक्ट यानी कि जो प्रोटीन होती है वे हमारे बॉडी पे डायरेक्ट इफेक्ट होती है, जो हमारे डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लाइक माइग्रेशन। ठीक, माइग्रेशन में सेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में यानी कि बेबी के डेवलपमेंट पे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट यानी कि जब बेबी छोटा हो यानी कि माता के गर्भ में हो तो उसके लिए भी एंजाइम वर्क करती है। और कंट्रोल बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए, यानी कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए जो होगी, एक स्पेसिफिक डीएनए होगा जो स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करेगी। यानी कि कुछ होगी प्रोटीन जो सेल डिवीज़न में वर्क लेंगी, कुछ होगी सेल ग्रोथ कराएगी, कुछ सेल को डेथ कर देगी, और उसके बाद क्या होगा, कुछ बेबी के यानी कि एम्ब्रियोनल जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा एक बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिवेटर है यहाँ पे। यानी कि क्या है, ये एक डीएनए है। ठीक, इसमें एक एक्टिवेटर जुड़ा है। जो डीएनए वो हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम तथा 3 प्राइम से 5 प्राइम का डीएनए है। इसमें एक एक्टिवेटर जुड़ा हुआ है जो एक्टिवेट करेगी, बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिवेटर। ठीक, अब ये एक्टिवेटर क्या करेगा,
एक्टिवेटर हेल्प इन अटैचमेंट विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड प्रोटीन पॉलीमरेज। यानी कि अब जो ये एक्टिवेटर फैक्टर है ये वाला, ये क्या करेगा, जैसे प्रोटीन को यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ लिंक करेगा और यहाँ से फॉर्मेशन करेगा आरएनए का, जो ट्रांसक्रिप्शन में एक टारगेट को परफॉर्म करेगी। तो यानी कि क्या होगा कि एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि एक जीन को टारगेट करके वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रेगुलेट करेगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा 2 टॉपिक आज कवर होता है। पहला था आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मशीनरी। अब आगे के लेक्चर में हम लोग फंक्शन यानी कि वर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक, तो अगली टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन यानी कि वर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वर्क क्या है। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, यानी कि टीएफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में टीएफ बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है चेन एक्सप्रेशन, यानी कि चेन कब एक्सप्रेस अपने आप को करेगी, यानी कि अपने आप को कब फंक्शनल करेगी, बाय बाइंडिंग विथ दियर टारगेट डीएनए, यानी कि एक टारगेट डीएनए को के साथ बाइंड हो गए, कब उसको परफॉर्म यानी कि कब उसको रेगुलेट यानी कि एक्सप्रेस करेगी। साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, यानी कि इनिशिएट करने के लिए और रोकने के लिए इस तरह के वर्क किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर प्रोटीनस इन नेचर, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो नेचर में प्रोटीन होते हैं। ठीक, एंड बाइंड पिकुलियर ओवर जीन, जो जीन से बाइंड होकर या फिर डीएनए से बाइंड होकर के कार्य करते हैं, यानी कि खुद को स्टिमुलेट करते हैं, अभी इनहिबिट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक, generally 5 transcription factor in prokaryotic are found which play important role in transcription process, यानी कि लगभग ज़्यादातर 5 प्रकार के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो यूकैरियोट में प्रोटीन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, पहला है ITFIIF, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर ए न, फिर उसके बाद दूसरा है, सॉरी इसका नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, जो 5 टाइप के प्रोटीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मोस्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 5 बताए हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं एंड सिंथेसिस बाय राइबोसोम, जो राइबोसोम के सिंथेसिस के द्वारा बनाए जाते हैं एंड इंटर द न्यूक्लियस, उसके बाद जब प्रोटीन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा तब वो इंटर कर जाएगी न्यूक्लियस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोर यानी कि 1500 से भी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन इनकोडेड इन मैमेलियन जीनोम, यानी कि एक मैमेलियन यानी कि मनुष्य के जीनोम को कोड करने के लिए लगभग 1500 से ज़्यादा भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेट द मॉलिक्यूल फॉर इनकोडिंग दियर मैसेज इन फॉर्म ऑफ डीएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल को इनकोड करने के लिए मैसेंजर आरएनए की सहायता से करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, उसके द्वारा करते हैं। तो अब एक आगे की टॉपिक को हम लोग देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, वो क्या होता है। तो देखिए, जब डीएनए के प्रमोटर रीजन क्या होता है ये मैंने पिछली क्लास पे एकदम
डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जो टाटा बॉक्स यानी कि प्रमोटर रीजन होता है डीएनए का, वहाँ पे टाटा बॉक्स अटैच होता है डीएनए के। फिर डीएनए पे क्या होता है, एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है IFID, TFID यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनिशिएशन डी, जो डीएनए के साथ यानी कि प्रमोटर रीजन पे क्या होता है, टाटा बॉक्स के साथ इनिशिएट यानी कि अटैच होता है। उसके बाद उस रीजन पे TFIB आके लिंक हो जाता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे टाटा बॉक्स यानी कि प्रमोटर रीजन है, इस रीजन पे TFID आके जुड़ेगा, फिर उसके बाद TFIB आके जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उस TFID तथा TFIB के साथ जो है कि TFIF आके जुड़ जाएगा, TFIF आके जुड़ जाएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब क्या होगा, जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड होगा वो आएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि सब मिला के एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, उसके साथ आके जो है कि TFIB जुड़ जाएगा। कहाँ से क्या होगी, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन। देखिए, जो प्री इनिशियल कॉम्प्लेक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज इनिशिएशन और प्रमोटेड सीक्वेंस डाटा, यानी कि जहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर जुड़ता है उससे हम लोग प्रमोटर रीजन कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को बना होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए, ये तो बता चुके, आगे बढ़ते हैं। In other to bind RNA polymerase to specific transcription site together, and transcription factor and RNA polymerase form complex called as transcription factor, यानी कि जब सभी एंजाइम यानी कि फैक्टर जब जुड़ जाते हैं, TFIB TFID ये सभी आके जुड़ जाते हैं, तो टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, RNA पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसी बात को एक और बताया गया है कि द पार्ट ऑफ डीएनए फॉर्म विच इनिशिएशन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन या डाटा बॉक्स, जब जो है कि डीएनए के साथ, ठीक, इनिशिएशन फैक्टर तथा आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रमोटर रीजन, ठीक। एंड होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और सभी यानी कि स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर क्या, सभी यानी कि डीएनए के पार्ट, उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज, सभी को क्या कहेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द फेज ड्यूरिंग विच द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए चेन एंड सिंथेसाइज्ड, इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। देखिए कौन कौन से, देखिए चेन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एट प्रमोटर रीजन, यानी कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है वो प्रमोटर रीजन यानी कि डाटा बॉक्स रीजन पे बनता है। फर्स्ट TFID अटैच टू द TFID, मैंने बताया ना, TFID जो है कि अटैच होगा डाटा रीजन से, उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद TFID अटैच होगा किसके साथ, विथ TFIB के साथ अटैच होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, TFIB अटैच होगा TFIF के साथ, ठीक। उसके बाद TFIB जो होगा व्हेन दिस फैक्टर आज अटैच टू द RNA पॉलीमरेज, फिर ये तीनों फैक्टर RNA पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाएंगे, RNA पॉलीमरेज सेकेंड के साथ अटैच हो जाएंगे, फिर नाउ फैक्टर अटैच TFIEF, फिर जो सभी फैक्टर होंगे TFID के साथ अटैच हो जाएंगे TFIE के साथ विद RNA पॉलीमरेज के साथ, ठीक। एंड अदर फैक्टर इन दिस वे इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और जो सभी फैक्टर होंगे उनके अलावा भी कुछ फैक्टर आएंगे जो आपस में जुड़ करके एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिक पॉइंट,
जो क्या होगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट को परफॉर्म करेंगे और स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक टाइप के वर्क को रेगुलेट करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी ये सब टॉपिक कंप्लीट होती है। अब अगले टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, इसको हम अगले वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।